सभी को नमस्कार दोस्तों, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जो आपका क्या है टीजीटी और जो पीजीटी क्वेश्चन जो पेपर है आपका उत्तराखंड या कोई से भी राज्य वो जो जीआईसी आपका ये एलटी क्वेश्चन एग्जाम हो आपका होने वाला उत्तराखंड में। इसमें क्या है आपका क्या जो उत्तराखंड के लोग लेक्चर प्रवक्ता पेपर है नागरिक शास्त्र। जो नागरिक शास्त्र है ये पेपर जो है आप देख रहे होंगे, ये सॉल्व पेपर है आपका, सॉल्व पेपर है। ये 2003 का पेपर बुक्स मिली थी मुझे, उससे मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन जरूर रहेंगे आपके 42 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें क्या आपका जो नागरिक शास्त्र है इसमें टोटल आपके क्या है नागरिक शास्त्र जो प्रैक्टिस सेट आपका 43 क्वेश्चन रहेंगे। चलो प्रश्न नंबर एक थे आप, जो प्रश्न नंबर एक आपका ये कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता। राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस विचारक ने दी थी? क्या होता है जो राजनीति विज्ञान के अंदर राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता, यह परिभाषा कौन देता है? एक परिभाषा देते हैं आपके गिलक्रास्ट। देखो गिलक्रास्ट ने क्या कहा था, सर्वप्रथम क्या करा था गिलक्रास्ट ने कि सर्वप्रथम अरस्तु ने ही राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान माना था। किसने? अरस्तु ने माना था। जो राजनीति विज्ञान के अंदर राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, यह परिभाषा कौन देते? परिभाषा देते गिलक्रास्ट। कहना था इसके समर्थक में गिलक्रास्ट कहते हैं गेटले, जो इसके समर्थक देखना गिलक्रास्ट गेटले लास्की का नाम प्रमुख आता है। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में मनुष्य तथा समस्त राजनीतिक जीवन तथा मुख्यतः राज्य और सरकार आते हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत से परिभाषा इसमें जो आपके 5 टॉपिक है, इसमें सभी 5 टॉपिक से आपके इस प्रश्न नंबर 2 रहेगा आपके राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यक्तिवाद। ठीक है, व्यक्तिगत क्या होता था कि राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्ति के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे व्यक्तिवाद कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 रहेगा आपका निम्न में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? कौन सी विशेषता पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी प्रजातंत्र का विरोधी। देखो क्या होता है प्रजातंत्र विरोधी बात करें तो फांसीवादी क्या होता है जो प्रजातंत्र का विरोधी है। इसके साथ ही क्या था अंतर्राष्ट्रीयवाद का एवं समाजवाद का भी विरोध करता था, राज्य का साध्य मानता है। प्रश्न नंबर 4 रहेगा आपका कि राज्य के अंतर्गत क्या आपका राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक के 2 भागों में बांटा गया, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य ऐच्छिक के भेद समाप्त है। समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। ये कहना था आपका किसके? लोक कल्याणकारी राज्यों के अंतर्गत। इसकी हम व्याख्या देखें तो क्या होता है जो लोक कल्याणकारी राज्य है, इसमें क्या होता है जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है इसका सिद्धांत था कि व्यक्ति और समाजवाद में समन्वय स्थापित करता है। और राज्य का जो कर्तव्य होता है क्या होता है जो राज्य का कर्तव्य होता था नागरिकों जीवन और स्वास्थ्य का ख्याल रखना होता था। प्रश्न नंबर 5 का आपका कि अमिष्टबैन की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है? इसका संबंध आपका लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित है। देखो इसकी हम व्याख्या देखें तो जो लोकपाल है जो अमिष्टबैन संस्था का ही भारतीय रूप है और जिसका उल्लेख क्या होता है सर्वप्रथम स्कैंडिनेवियन देशों में भाषाओं में मिला था इसका। इसमें कहते हैं कि अमिष्टबैन ने तात्पर्य था कि जो कार्यपालिका एवं विधायक से स्वतंत्र ऐसी संस्था है जो क्या था आपका पर्यवेक्षक ऐसी रूप में जिसमें क्या होता है नागरिकों एवं हितों की संरक्षण एवं हेतु कार्य करती है। सर्वप्रथम क्या होता है ध्यान रखना सर्वप्रथम 1809 में ध्यान रखना 1809 में स्वीडन में हुआ था लोकपालिका। अब आते हैं राज्य की प्रकृति संप्रभुता। इसमें संप्रभुता की क्वेश्चन बने हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि जाति प्रथा का महत्व क्या होता है? जो जाति प्रथा का तत्व है कौन सा तत्व होता है? चेतना बोध है। ध्यान रखना जाति प्रथा का तत्व कौन सा? चेतना बोध। अब चेतना बोध का बात करें हम देखो इसकी व्याख्या देखें तो जाति व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, इसमें क्या होता है व्यक्ति जातीय समुदाय समाज एवं राष्ट्र के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। इसी चेतना का यह परिणाम है कि यह संस्था अनेक संघर्षों क्रांतियों के माध्यम से गुजर कर भी आज भी जीवित है। प्रश्न नंबर आपका 7 रहेगा। प्रश्न नंबर 7 है आपका कि व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त
जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता। ये कौन सा आपका प्राकृतिक अधिकार क्या होता है? व्यक्ति का वह अधिकार जिसे जिसे क्या होता है, जो उसे सहज की प्राप्त किया, जिससे क्या होता है उसे वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे स्थानांतरित किया जाता है, उसे कहते हैं प्राकृतिक अधिकार। इसकी हम व्याख्या देखें तो संविधान के अनुच्छेद देखना आर्टिकल 21 में क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया जीवन और जीवन का अधिकार का प्राकृतिक अधिकार है, जो क्या होता है उसे सहज ही प्राप्त है, उसे कभी भी निर्मित नहीं किया जाता। कौन सा? अनुच्छेद 21। प्रश्न नंबर आपका 8 है कि संप्रभुत्व जो है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो संप्रभुत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग करते हैं और कौन करते हैं? ये करते हैं आपके बोंदा करते हैं संप्रभुत्व शब्द का प्रयोग। अब संप्रभुत्व शब्द का प्रयोग की बात करें तो संप्रभुत्व तो क्या होता है, संप्रभुत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोंदा ने किया। जो बोंदा कहाँ का थे? फ्रांस का रहने वाला था। कौन? बोंदा। कहाँ का? फ्रांस का रहने वाला था ये बोंदा रहने वाला था। 1576 में क्या था? 1576 में इनकी प्रकाशित पुस्तक का नाम था फ्रेंच, इनकी पुस्तक का नाम था सेवरेंटी। क्या आपका? सेवरेंटी। इनकी पुस्तक का नाम था किसका? बोंदा की पुस्तक का नाम क्या था? सेवरेंटी। प्रश्न नंबर 9 रहेगा आपका कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी और समाज शोषण मुक्त होगा। ये कहना था आपका किसका? समाजवाद का कहना था। देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। तो समाजवाद की बात करें तो व्यक्तिवाद के विरुद्ध समाजवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को अधिकार से अधिक विकसित करना चाहता, जबकि क्या था? समाजवाद चाहता था कि उत्पादन के समस्त साधन राज्य के हाथ में होने चाहिए और उत्पादन का तथा वितरण सभी कुछ राज्य के हाथ में ना हो। प्रश्न नंबर अब विचारधाराओं से संबंधित आपका है। प्रश्न नंबर देखो 10 है आपका कि रूसो के सामान्य इच्छा जनरल विल का तात्पर्य किस भाव से है? किस भाव से आपका जो रूसो है इनके सामान्य इच्छा जनरल विल आपका किस तात्पर्य से इसका? ये था आपका वह जो समस्त समुदाय से हित में हो। क्या हो? वह जो समस्त समुदाय से हित हो। इसकी हम व्याख्या देखें। देखो इसकी व्याख्या देखें तो रूसो के सामान्य इच्छा का तात्पर्य था जो समस्त समुदाय की हित में हो, संबंधित हो, जिसे क्या था? रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा संबंधित जनहित में हो, ना कि व्यक्तिगत हित में। इसका लक्ष्य है कि सार्वजनिक कल्याण करना होता है। प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे। 11 वाला आपका कि रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किस विचारक है? क्या होता है? रक्त संबंध, ध्यान रखना, रक्त संबंध से समाज का और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई। ये कहना था आपका मैकइवर का। ठीक है, देखो मैकइवर का कहना था ये। देखो इसकी व्याख्या देखिए मैकइवर की। तो रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन मैकइवर का है। मैकइवर ने अपने ही कहा कि राज्य को समाज से पृथक मानने की त्रुटि ने स्वयं एथेंस की स्वतंत्रता को टूटा हुआ था। विकृत स्मारक क्या माना? क्या किसने? मैकइवर ने। प्रश्न नंबर आपका 12 रहेगा। 12 वाला आपका कि यह कथन किसका है? क्या है कथन किसका है? कि स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे से विरोधी और ना ही पृथक एक आदर्श के रूप में। ध्यान ना, स्वतंत्रता और समानता क्या आपका? स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी है और ना ही पृथक में, वह क्या एक आदर्श के रूप में है। ये कहना था आपका हर्बर्ट डीन का। इसकी हम व्याख्या देखें तो क्या होता है? स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे से विरोधी है और ना ही पृथक, वह क्या होते हैं? एक आदर्श के दो रूप में है। यह कथन किसका? हर्बर्ट, ध्यान रखना, हर्बर्टन डीन का है। प्रश्न नंबर आपका 13 रहेगा। जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किया? क्या था आपका? जेल सुधार। क्या आपका? जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किया? ये क्या था आपका? बेंथम ने। देखो प्रश्न जो इसकी व्याख्या देखें तो राजनीतिक विचारक बेंथम ने जेल सुधार पर अपना मत व्यक्त किया। बंदीगिर्द गिरा के विषय में क्या था? यह सिद्ध कहा जाता है कि बेंथम ने उसके सुधार के लिए एक आवाज़ उठाई। उसने एक गोलाकार कारावास के निर्माण हेतु अपना सुझाव किया था। किसने? बेंथम ने। अब प्रश्न नंबर आपको 14 रहेगा। 14 वाला कि मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के राज्य को किसके अधीन माना था? जो मनु है इनके द्वारा जो प्रतिपादित थे आपके राज्य की उत्पत्ति, इनके दैवीय सिद्धांत के
राज्य को किसके अधीन माना था? ये माना था आपका धर्म के अधीन माना था। किसने? मनु ने। अब इसकी व्याख्या देखें हम तो क्या होता है, मनु ने राज्य को धर्म के अधीन रखा। किसने? मनु तो जो उसने राज्य को क्या माना था? धर्म के अधीन रखा था। और इस बात पर क्या था? बल दिया था मनु ने, राजा सदा प्रजा का पालन करना तथा उसकी रक्षा करे। और राजा को देवी अथवा दिवांश बताया गया था। राजा द्वारा देवे गुणों के आधार पर प्रजा का पालन किया जाना चाहिए, ये कहना था किसका? मनु का। प्रश्न नंबर 15 है आपका। देखा प्रश्न नंबर 15 आपका, किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है? एक विचारक है जिसने क्या कहा? धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं हो सकती। ठीक है, ये कहना था किसका? महात्मा गांधी ने कहा था धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं हो सकते। ये कहना था किसका? महात्मा गांधी। अब इनकी व्याख्या देखें तो धर्म और राजनीति दोनों ही बातें महात्मा गांधी से पृथक नहीं है। महात्मा गांधी का इस विषय में कहना था कि मेरी दृष्टि में क्या होता है, धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं और धर्म के बिना राजनीति मौत का जाल है, ये आत्मा की हत्या कर देना, ये कहना था महात्मा गांधी का। 16 में आएंगे, जो 16 वाला आपका देखना 16 वाला 16 कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। क्या होता है? जो स्वतंत्रता और समानता है वे क्या दूसरे के पूरक। इस विचार का समर्थक कौन है? इस विचार के समर्थक आपके कौन से? रूसो ने क्या था? जो स्वतंत्रता और समानता होती हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक है, ये कहना था आपका रूसो का। अब इसकी हम देखें ये समर्थन करने वाले, देखो व्याख्या देखिए, हर्टिगर, मेंटले और गेडविन और रूसो वर्कर क्लास की आदि विद्वानों ने माना था स्वतंत्र और समानता क्या था। देखो हेस्टिंग और मेंटले, गेटविन और रूसो वर्कर क्लास की आदि विद्वानों ने क्या करा था? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। इसके क्या थे? विरोधी नहीं। इनके अनुसार कहा जाता है कि स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो तथा समानता के अर्थ उन परिस्थितियों से होए जिसमें सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो। देखो प्रश्न नंबर 17 आपका। 17 देखो, किस भारतीय आधुनिक देखो ये 17 वाला क्या आपका कि किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? किसे माना जाता? जो आधुनिक मनु के नाम कैसे जानता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब इनकी व्याख्या देखें, ध्यान रखना इनकी व्याख्या देखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में डॉक्टर MP पायली ने अपनी पुस्तक में कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिखा कि अंबेडकर ने संविधान में अपने कई महान व्यक्तित्व गुणों का समावेश किया। इससे उनकी विद्वत्ता, तार्किक शक्ति, कल्पना शक्ति और अनुभव के दर्शाते हुए हैं। वे वास्तव में आधुनिक मनु थे और क्या थे? उनके संविधान के मुख्य रचनाकारों में गिना जाता किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब हम बात करें राजनीतिक दार्शनिकवाद। लॉक देखो ध्यान रखना प्रश्न नंबर 18, लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी? लॉक ने कुल कितनी? 35 पुस्तकें लिखी। कितनी पुस्तकें लिखी थी? 35। ध्यान रखना कि लॉक ने अपने जीवन में कुल 35 पुस्तकें रचना की और उनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है शासन पर 2 निबंध जिनका प्रकाशन 1690 में हुआ। और राजनीतिक विचारों की दृष्टि से इस ग्रंथ का सर्वाधिक महत्व है। अपने उसके लेखन के कारण उसने आधुनिक दर्शन का द्वितीय जनक समझा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है आपका कि हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया था? किसने बनाता है? जो हॉब्स है, इनकी जो हॉब्स की जो पुस्तक है, किस पुस्तक ने उन्हें अमर बना दिया था? ये थी आपकी लेवियाथन। क्योंकि हॉब्स की कौन सी जो जिन्हें अमर बना दिया था? ये आपकी लेवियाथन, हॉब्स की पुस्तक है नाम। अब देखो इनकी व्याख्या देखें तो हॉब्स का समय क्या होता है? इंग्लैंड में इतिहास में अत्यंत आवेशपूर्ण घटना का चक्र काल चलता रहा और गृह युद्ध के कारण राजा को फांसी दी गई थी। उनके अनुसार सभ्य एवं प्रगतिशील जीवन की प्रथम शर्त एक दृष्टि से जो क्या था? आपके शक्तिशाली सरकार है जिसके प्रति क्या होते? प्रजाजन पूर्ण समर्थक की भावना सकते थे। हॉब्स ने जो अपनी पुस्तक थी इनकी लेवियाथन में इस बात का प्रतिपादन किया था। किसने? हॉब्स ने। अब सरकार की बात करें, सरकार से इसमें प्रश्न है कि राज्य की आवश्यक तत्व है कितने हैं? जो राज्य के जो आवश्यक तत्व आपके कितने? 4। अब ध्यान रखना जो राज्य के जो आवश्यक तत्व हो सके कौन सा तत्व इसमें हटा सकता है, ध्यान रखना। व्याख्या देखें, राज्य के आवश्यक जो 4 तत्व हैं आपका ध्यान रखना। प्रथम आपका जनसंख्या, द्वितीय आपका प्रदेश, तीसरा आपका शासन, चौथा आपका संप्रभुता। ध्यान रखना कौन सा? जनसंख्या, प्रदेश, शासन,
शासन, आपका संप्रभुता। ये आपके आपके राज्य के आवश्यक जो 4 तत्व है, कितने जो राज्य के जो आवश्यक 4 तत्व हैं आपके, जनसंख्या, प्रदेश, शासन और संप्रभुता। अब देखो प्रश्न नंबर आपका 21 रहेगा कि संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण नहीं। कौन सा लक्षण नहीं? केंद्र और राज्य की दोहरी सरकार है। जो संघात्मक संविधान के जो प्रमुख लक्षण क्या है आपके, जो क्या संघात्मक संविधान का जो प्रमुख लक्षण क्या है? केंद्र और राज्य की दोहरी सरकार है। अब इसकी व्याख्या देखें तो क्या होता है, जो संघात्मक संविधान का जो प्रमुख लक्षण केंद्र और राज्य, ध्यान रखना, केंद्र राज्य की दोहरी सरकारों के साथ साथ कहता है लिखित, कठोर और सर्वोच्च संविधान एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। प्रश्न नंबर आपका 22 रहेगा। जो 22 आपके संविधान के उद्देश्य की जो प्रिलिमिन है, इसमें समाजवादी जो पंथनिरपेक्ष आपसे आपका किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया था? जो आपका कौन सा जोड़ा गया था? आपका जो धर्मनिरपेक्ष, जो आपके 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और ये शब्द जोड़े गए थे आपके, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। ये कौन सी संविधान संशोधन जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्द आपके कब जोड़े गए? 1976 में 2 शब्द जोड़े। अभी थोड़ी इसकी व्याख्या देखें तो क्या होता है, देखो क्या होता है, संविधान की उद्देश्य के में समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द 1976 में संशोधन जोड़ा गया था। जो क्या था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। कौन था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये शब्द जोड़े गए थे। कौन से? ध्यान रखना, कौन से शब्द थे वो? ये आपका कौन से? पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, इस 2 शब्द जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष 2 शब्द जोड़े गए थे। अब मूल अधिकार और मूल कर्तव्य राज्यों के नीति तत्वों से इसमें प्रश्न है, तो ध्यान रखना। जो 22 वाला आपका, जो भारतीय संविधान में नीति निर्देश तत्व किसके लिए है? ये किसके लिए? सरकार के लिए है। जो नीति निर्देश तत्व, इसकी व्याख्या देखें तो भारतीय संविधान में नीति निर्देश तत्व सरकार के लिए बनाए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4, ध्यान रखना, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देश तत्वों का विवरण दिया गया, जो राज्यों की सरकारों के लिए क्या निर्देशित है। उनसे ऐसी अपेक्षा की जाती है कि राज्य अपनी नीतियों में इन्हें स्थान देंगे। प्रश्न नंबर 24 रहेगा आपका कि संपत्ति के मौलिक अधिकारों को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया था? किसके द्वारा? ये आपका 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या करा था? संपत्ति अधिकार को समाप्त कर दिया था। इसमें व्याख्या देखें हम तो क्या होता है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था और संपत्ति के इस मूल अधिकार को समाप्त करके इसके विधिक अधिकार बना दिया गया था। अब देखो 25 में आपका प्रश्न नंबर जो 25 आपका 25 वाला, यदि सरकार, ध्यान रखना, यदि राज्य सरकार राजनीतिक सुविधाओं का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन करने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? यह कौन है? मतदाता। कौन उसे बाध्य कर सकता है? मतदाता। इसकी व्याख्या देखें तो क्या होता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार अनाचार में अंतर्विषय उपसंबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इसका उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय में रिट याचिका दाखिल नहीं की जा सकती, ना तो इसके उल्लंघन के विरुद्ध वाद की दाखिला किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका 26 वाला है कि इन तत्वों में से कौन सी, देखो क्वेश्चन आपका 26 वाला कि इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशन तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? ये कौन सा आपका? ध्यान रखना, ये आपका कौन सा? सरकार। कौन सा? सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर। ठीक है, ये आपका आंसर। इसकी व्याख्या देखें तो क्या होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16, ध्यान रखना, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सरकारी नौकरी में समान अवसर की बात कही गई, जबकि नीति निर्देश तत्वों में इसका प्रावधान नहीं किया गया। प्रश्न नंबर आपका प्रश्न नंबर आपको 27 है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया था? ये कौन सा जो मौलिक कर्तव्य है संविधान के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? ये आपका 42वें संविधान संशोधन कब है? 1976 में सम्मिलित किया गया था। अब ध्यान रखना कि इसकी व्याख्या देखें तो 26 जनवरी 1950 कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्यों का संविधान में समावेश स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार
42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 1951 में काटा जोड़ा गया, जिसकी कुल संख्या कितनी थी? 11 हो गई थी उसने। अब संघ की शासन व्यवस्था के इसमें प्रश्न है आपके, क्या होता है? संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती है? जो संसदीय सरकार होती है इसमें जो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती है? ये होती है आपकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इसमें व्याख्या देखिए आप, तो क्या होता है? संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। यहाँ अधीनस्थ पदाधिकारी तात्पर्य है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से ही, परंतु अनुच्छेद 74 व 42वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सलाह में मानने को बाध्य होता है। और इस प्रकार में क्या होता है? वास्तविक जो शक्ति मंत्रिपरिषद में ही नियुक्त होती है। प्रश्न नंबर 29 में आएंगे, जो 29 है 29 है कि भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था? कब किया गया था? ये गया था 1953 में। क्या देखो इसमें इक्वेशन आपके नोट है, देखो क्या होता है? 53 में आपका कितना भाषा के कब होता है? 1953 में होता है। देखो इसमें व्याख्या देखिए हम, तो इसमें क्या होता है? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन संबंधित कोई भी विकल्प में से सही नहीं था। इसमें देखो क्या होता है? 1 अक्टूबर 1953 क्या होता है? 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। बाद में राज्य गठन के अधिनियम जुलाई 1956 में क्या होता है? पास किया गया था। इसी के आधार पर क्या होता था? भाषा के आधार पर उस समय क्या होते हैं? 14 राज्यों का गठन किया गया था और उसमें 6 के था केंद्र शासित प्रदेश का बांटा गया था। क्या 1 अक्टूबर 1953 क्या होता है? भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन किया गया था। जो सबसे पहले बनाया था आपका, ये था आपका आंध्र प्रदेश। और उसके बाद उसके बाद क्या बनते? 14 राज्य बनते और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। प्रश्न नंबर आपका 30 रहेगा कि संसद के सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसकी संसद द्वारा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? किसका भाग लेने का अधिकार है? जो संसद क्या होते हैं, जो कि आपके संसद के सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित जो कि आपके संसद है आपके कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। किसको भाग लेने का अधिकार है आपको? ये ध्यान रखना, महान न्यायवादी को। किसको? महान न्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को है। अब इसकी व्याख्या देखें हम, तो क्या होता है कि संसद के सदस्यों के अतिरिक्त उक्त विकल्प में से केवल महान न्यायवादी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। भारत का महान न्यायवादी मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसे क्या होता है? किसी भी सदन या किसी समिति की बैठक में बोलने अथवा अधिकार है, किंतु उसे क्या मत देने का अधिकार नहीं किसी को, अटॉर्नी जनरल को। प्रश्न नंबर आपका 31 है कि जो आपका संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? देखो क्या होता है? जो संसद में शून्यकाल का अर्थ होता है वो क्या होता है? प्रश्नकाल के बाद क्या होता है? 1 घंटे के बाद क्या होता है? समय में जिसमें कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं होती, उसे कहते हैं संसद का शून्यकाल। अब इसकी व्याख्या देखें हम, देखो क्या होता है? संसद की कार्यवाही शून्यकाल का अर्थ है कि प्रश्नकाल के बाद क्या होता है? 1 घंटे का समय कि जिसमें कोई भी कार्यवाही सूची नहीं निश्चित रहती है। अर्थात क्या होता है? इस समय कोई भी प्रश्न बिना कार्यवाही सूची पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर आपका 32 रहेगा। 32 है इसका कि भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? जो संघात्मक आपके कौन से? ये आपका 3 वाला है। जो संविधान में क्या संघ राज्य के मध्य क्या होता है? शक्तियों का विवरण किया जाता है। इसमें क्या होता है? जो भारत में क्या होता है? किस कारण में संघात्मक है? ये संविधान के संघ, और ध्यान रखना संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विवरण किया गया है इसमें। तो इसमें व्याख्या देखें हम, तो व्याख्या क्या होता है कि भारतीय संविधान में निर्माताओं ने इस प्रकार के संघात्मक शासन को अपनाया था। क्या था? भारतीय संविधान में निर्माताओं ने इस प्रकार के संघात्मक शासन को अपनाया था कि कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय एकता और राज्य की स्वायत्ता दोनों में क्या थे? भी समझौता किया जा सकता है। इसी के उद्देश्य से संविधान में संघौतम राज्यों के शक्ति में विवरण किया जाता है। अब आते हैं राज्यों के शासन की व्यवस्था की बात करें, तो क्या होता है? जो राज्यों के शासन व्यवस्था के इसमें भी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 33 रहेगा, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित के विषय में घोषित करने का अधिकार किसे है? ये किसको है? सिर्फ आपको राज्यसभा को। इसमें व्याख्या देखें तो क्या होता है कि व्याख्या होता है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसको है? सिर्फ राज्यसभा को है। अनुच्छेद 249 में, अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि वो यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो राज्य सूची के
किसी भी विषय बाबत पर संघ स्थायी विधान बना सकता है। प्रश्न नंबर आप 34 है, 34 आएगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। जो राज्य होता है उसकी जो कार्यपालिका जो शक्ति होती है किस में निहित होती है, ये आपके राज्यपाल में होती है। जो आपके जो राज्य होते हैं उसकी जो कार्यपालिका जो शक्ति वो निहित होती है वो सिर्फ आपकी राज्यपाल में निहित होती है। इसमें व्याख्या देखें तो क्या होता है, जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है व्याख्या होते हैं, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है किसमें निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। और भारतीय संविधान अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 154 में क्या होता है, राज्य की जो कार्यपालिक शक्ति होती है वो किसमें, राज्यपाल में निहित होती है। ये आपका अनुच्छेद 154 में। इसमें 35 में आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद के विश्वास था। ऑप्शन आपका एक बल, ये आपका कौन है, ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले आपका, जो क्या था आपका, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले जो किस नेता को क्या होता है, ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था, ये आपके कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसमें हम व्याख्या देखें तो क्या होता है, जो गोपाल कृष्ण गोखले आपके, जिन्होंने क्या कहा था, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। इसमें हम व्याख्या देखें तो क्या होता है, अपनी राजनीति दर्शन में उन्होंने सच्ची उदारवादी थे और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनर्वार राजनीतिक उत्तेजना की वाउंड्रो में नहीं हो सकता है। गोखले ने एंग्लो इंडिया नौकरशाही की भूमिका को ठीक समझा। उनका कहना था कि ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था। किनका, गोपाल कृष्ण गोखले का। प्रश्न नंबर 35 हो गया आपका, 36 रहेगा कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन कौन सी है। जो गांधी जी है उनमें राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है, ये आपका साध्य साधन की पवित्रता। क्या, साध्य साधन की पवित्रता। अब इसकी व्याख्या देखें तो क्या होता है कि गांधी जी की जो राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन था साध्य साधन की पवित्रता थी। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, इस बात पर विशेष जोर दिया था कि जैसे क्या होता है, साध्य होगा वैसे ही साधन होगा। जैसे साध्य होगा वैसे ही साधन होगा। गांधी जी ने साध्य और साधन दोनों ही पवित्रता पर बल दिया था। किसने, महात्मा गांधी ने। अब प्रश्न नंबर 37 में आएंगे, जो 37 आपका 37 है कि भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। क्या होता है, भारत में क्षेत्रवाद है इसका उदय का जो प्रमुख कारण क्या हो सकता है, ये आपके भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना था। उस टाइम जो भाषा के आधार पर क्या होता है, राज्यों का गठन एवं निर्माण था। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा इसमें व्याख्या भी दिया है कि भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण भाषा के आधार पर राज्यों का गठन निर्माण करना। अब लोकपाल और लोकायुक्त, इसमें कुछ प्रश्न है, ध्यान रखना। लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद के किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था। ये पारित किया गया था आपका 1969 में, 1969 में। इसमें व्याख्या देखें आप, क्या होता है, सर्वप्रथम 1968 में शांतिपूर्ण ने लोकपाल बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया था, जिसे लोकसभा में चौथी लोकसभा द्वारा 1969 में पारित किया गया था। मगर क्या होता है, संसद ने उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में बिल पास नहीं हो सका था। और लोकायुक्त को नियुक्त करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। कहा जाता है लोकायुक्त को नियुक्त करने वाला प्रथम राज्य कौन सा, ये आपका कौन सा, महाराष्ट्र है। कौन सा, महाराष्ट्र है, जिन्होंने क्या कहा था 1972 में लोकायुक्त को नियुक्त किया था। महाराष्ट्र ने कब किया था, 1972 में, 1972 में। राष्ट्रीय एकीकरण लोकतंत्र एवं प्रवृत्तियों समस्या में, इसमें प्रश्न आपके 39 वाला कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह से समाप्त करके प्रचलन किसी भी रूप में निषेध कर दिया गया था। ये आपका 17 में समाप्त कर दिया गया था। कहा जाता है अनुच्छेद, ध्यान रखना, संविधान की धारा 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह से समाप्त करके इसके प्रचलन किसी रूप में निषेध कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 40 रहेगा आपका, 40 वाला कि प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था। ये किया गया था आपका 1955 में। इसमें व्याख्या देखें तो क्या होता है, जो प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा 1955 क्या होता है, पारित किया गया था। और संसद द्वारा निर्मित नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता अर्जित की गई थी। प्रश्न नंबर आपको 41 है
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस सन होम रूल लीग की सचिव बने थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने क्या, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये होम रूल आंदोलन के जो सचिव बनते, कब बनते, 1916 में बनते पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें देखते हैं क्या होता है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1916, ध्यान कर, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब की थी, 1916 में क्या करा था, जो आपकी एनी बेसेंट थी, इन्होंने 1916 में होम रूल की स्थापना की थी। इस समय क्या होता है, तमाम कांग्रेस नेता सम्मिलित हुए थे उस टाइम। और 1917 में क्या होता है, 1917 में क्या होता है, एनी बेसेंट ने मद्रास सरकार के खिलाफ क्या करा था, गिरफ्तार कर लिया था उन्होंने, जिससे क्या होता है, मदन मोहन मालवीय थे, कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे उस टाइम, आदि प्रमुख नेता होम रूल आंदोलन की लीग के सदस्य स्वीकार कर ली थी। कब, 1917 में। अब क्या होता है 42 वाला प्रश्न नंबर, जो 42 वाला आपका 42, कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था। जो केंद्रीय आपके वित्त मंत्री है, इन्होंने किस वर्ष को ग्राम सभा में घोषित किया था। ये किया था उन्होंने 1998। कब, 1998 में, 1998 में घोषित किया था उन्होंने। इसमें व्याख्या देखें तो क्या होता है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न प्रयास किए गए थे, और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना ये भारत का सरकार की ओर से 1998 में ग्राम सभा घोषित किया गया था। 43 आपका, कि संयुक्त राष्ट्र संघ, देखो ना इसमें क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कुल कितने अंग हैं, ये आपके कितने अंग हैं, 6 अंग है। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए आपका। मिलती है हम आपको नेक्स्ट सीरीज में, जो आपके क्वेश्चन रहेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस के। थैंक यू, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सीरीज में।